Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to start with a very new chapter and the name of the chapter is Scalars and Vectors. जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट बोला होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मन में हंसने को आया होगा, सर स्केलर्स एंड वेक्टर नाम से तो कोई भी चैप्टर है ही नहीं हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर में। तो मैं आपको बता दूं इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो मोशन इन अ प्लेन के अंदर में दिया गया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप में मानना यही है कि भैया स्केलर्स एंड वेक्टर वाला जो सेक्शन है उसको पहले पढ़ेंगे, जिससे क्या है इसे चैप्टर मानते हुए पढ़िए, जिससे इसमें आपको भी आनंद आएगा। कुछ 4-5 लेक्चर जो भी लगेंगे इसमें, 5 लेक्चर 6 लेक्चर 10 लेक्चर जो भी लगना होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। और जो आपका क्या बोलते हैं एनसीईआरटी है उसके हिसाब से देखा जाए तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ रहे, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स से। सो अचानक से एक चैप्टर पढ़ते हैं फिर अचानक से किसी टॉपिक पे आते हैं, लेकिन क्या है ना, स्केलर्स एंड वेक्टर जान है फिजिक्स की, ये मान के चलिए कि यहां से आपको मैकेनिक्स का बहुत सारा पोर्शन कवर करने को मिलेगा। मतलब ये बहुत सारी जगह पर आपकी मैकेनिक्स के अंदर में हेल्प करने वाला है। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th बी रेडी टू लर्न द न्यू टॉपिक। और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया, कहीं भी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, और ये हेडिंग है आपके पास में स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है, ओके। स्केलर्स एंड वेक्टर्स मैंने हेडिंग डाल ली है। अब मन में ये उठ रहा होगा कि सर जी इस वाले चैप्टर को, जो कि आप बोल रहे हैं चैप्टर है, इसको हम लोग कहां लिखें? तो आइदर यू कैन गो विद द यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाली नोटबुक के अंदर में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या बेसिक मैथमेटिक्स की नोटबुक में आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी लिखा होगा, मैं जानता हूं 99% यही हुआ होगा। सो उसी नोटबुक में आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। जब काइनेमेटिक्स वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, वहां से एक प्रॉपर नई नोटबुक रखना। लेकिन देखो मेरा एक तरह से मानना यह भी है कि यदि इसको आप फिजिक्स वाली प्रॉपर जो नोटबुक है जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे लिखेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। ये अपनी अपनी पसंद वाली बात है, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। सो शुरुआत करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिए। अब देखो धीरे धीरे आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज पे जाना ही है। अदिश एवं सदिश राशियां, अदिश एवं सदिश राशियां। सो यहां पर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये जो अभी हिंदी मीडियम वालों को तो लग रहा होगा कि यार ये अदिश एवं सदिश राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात हो रही है। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया हमारी ये जो चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसको शुरुआत कैसे करते हैं? कैसे शुरुआत करता हूं मैं, क्या है तरीका शुरुआत करने का? एक एग्जाम्पल के साथ में शुरुआत करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, कैसे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं? क्या एग्जाम्पल लिखा जाए? तो वही हमारा पुराना सा एग्जाम्पल, यहां पर आप खड़े हो और ये यहां पर आपका फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, सब्जी मंडी में आप गए और सब्जी मंडी में एक वेंडर के पास में आप पहुंचे और उससे बोला आपने कि भैया जी मुझे 2 किलोग्राम आलू दे दीजिए नॉर्थ वाले। बोलो कैसा लग रहा है ये सुनने में? 2 किलोग्राम आलू दे दीजिए नॉर्थ वाले, कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, आलू पसंद नहीं है तो आप एक काम कर दीजिए, आप 1 किलो टोमेटो ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, और फ्रॉम साउथ, साउथ वाले 1 किलो टोमेटो दे दीजिए। कैसा लग रहा है सुनने में? ये भी अजीब सा लग रहा है। अब कई लोग बोलेंगे सर क्या बेतुकी बातें कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी होता है कि आलू नॉर्थ वाले हो जाएं और टमाटर साउथ वाले हो जाएं। ये तो हम आदमी हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि भैया हम यूपी वाले हैं, हम बिहार वाले हैं, हम राजस्थान वाले, हम महाराष्ट्र वाले हैं। बाकी सब्जियां कभी भेदभाव नहीं करती हैं, वो तो भैया सब्जी है, आलू है तो वो आलू है, वो ना नॉर्थ का है ना साउथ का है ना ईस्ट का है ना वो वेस्ट का है, वो तो सिर्फ सब्जी है। मैंने बोला ठीक है, तो फिर ये नॉर्थ साउथ वगैरह ये जो फंडा है ये क्या है, यहां पर क्यों लगा दिया है मैंने? कुछ तो कारण रहा होगा।
सर कारण तो आपको ही पता होगा, हमें क्या पता, पढ़ा तो आप रहे हो ना, हमें कैसे मालूम होगा कि क्या कारण है, क्या रीजन है, आपने ये सब लिख दिया है यहाँ पर, ये तो हमें सर फालतू लग रहा है, इसको तो हम लोग नहीं लिखेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मत लिखिए, बट ये है कि थोड़ी सी 2 मिनट की जो आपके मन में चेहरे पे जो मुस्कान आई वो भी बहुत जरूरी है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ओके, लाभदायक से मेरे पास में दिमाग में एक बात आई कि मान के चलो यहां पर एक चौराहा है, सर्कल समझ में आता है, चौराहा जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर आप कहीं तो भी खड़े हो, इस चौराहे पे आप खड़े हो, छोटे से हो यहां पर, और चौराहे की सिचुएशन ऐसी है कि यहां से इधर में 1 किलोमीटर पर यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में अपनी क्लासेस है, और क्लासेस का नाम आप लोग जानते हो बायोमेंटर्स क्लासेस हैं यहां पर, कहां से, इस चौराहे से 1 किलोमीटर की दूरी पर। ओके, अब सिचुएशन ऐसी है कि आपने किसी को एड्रेस दिया था, वो बंदा यहां पे पहुंच तो गया, लेकिन इस चौराहे पे आके जाके उसकी गाड़ी अटक गई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, किधर जाया जाए, 4 रास्ते उसको दिख रहे हैं। उसने वहां से जाने वाले एक दूसरे व्यक्ति को, यहां पे एक दूसरा व्यक्ति और आ गया, इससे पूछा भाई साहब ये बायोमेंटर्स क्लासेस कहां हैं। उसने बोला कि बस 10 मिनट में, बस 10 मिनट की दूरी। बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चे ने बोला भाई साहब 10 मिनट नहीं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 10 मिनट में तो ऐसा भी हो सकता है चींटी जाएगी तो चींटी 10 मिनट में कहां पहुंचेगी, आदमी के हिसाब से बताओ कितनी दूर है, कितने, मैं दूरी पूछ रहा हूं, मैं टाइम नहीं पूछ रहा हूं कि 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, नहीं, मुझे बताओ कितनी दूर है। तो भाई साहब ने बताया 1 किलोमीटर है, और भाई साहब इतनी जल्दी में थे, ये हर किसी को अपना काम होता है, हो सकता है उन्हें किसी से मिलने जाना हो तो वो थोड़े शीघ्रता में होंगे, तो उन्होंने बोला 1 किलोमीटर है भाई साहब, अब मेरा समय खराब मत कीजिए, अब आप अपना देखिए, 1 किलोमीटर है, मैंने बता दिया। अब फिर भी ये भाई साहब कंफ्यूज हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बता तो दिया लेकिन नहीं बताया, मतलब समझ में आया, कुछ चीजें बता तो दी लेकिन फिर भी नहीं बताई, और ये कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सिंस वो यहां से चल के आए थे तो उन्हें पता लग गया भैया या तो इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ। उन्होंने सोचा कि यार 1 किलोमीटर है, अब ये भी इधर ही निकल गया, तो उन्होंने सोचा इधर ही चलते हैं। ये भाई साहब भी इधर निकल लिए, इनका काम इधर था तो इन्हें लगा इधर ही जाना होगा, इसलिए ये भी इधर चले गए। तो ये अपने, इनका प्यारा सा कोई तो भी नामकरण कर दीजिए, जो भी नया स्टूडेंट है वो यहां पर 1 किलोमीटर और चल के आ गया, और देखो उनका नसीब कैसा अच्छा है कि उन्हें यहां पर एक भाई साहब और फिर से मिल गए। अच्छा, कई लोग सोचेंगे सर हर बार भाई साहब ही क्यों मिलते हैं, कोई बहन जी क्यों नहीं मिल रही हैं, तो वो तो डिपेंड करता है, वैसे रास्ते पे भाई साहब ज्यादा चलते हैं। तो इन्होंने इनसे फिर से पूछा, क्या पूछा होगा, वही पूछेंगे भाई साहब बायोमेंटर्स क्लासेस कहां है। इन्होंने बोला 2 किलोमीटर है। अब इनका पारा हाई हुआ थोड़ा सा, बोले क्या बकवास लगा रखी है, मैंने पहले चौराहे पे पूछा था तो उन्होंने बताया था 1 किलोमीटर दूर है यहां से, मैं 1 किलोमीटर पूरा मीटर लगा के चल के आया हूं, और अब आप बोल रहे हो कि 2 किलोमीटर है, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो इन्होंने समझाया भाई साहब, इन्होंने समझाया इस स्टूडेंट को, आपका कहना तो सही था लेकिन परेशानी यह है कि आप 1 किलोमीटर उल्टी दिशा में चल के आ गए हैं, आपने रॉन्ग डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली है, आपको उधर जाना था आप इधर आ गए, इसके कारण अब यहां से दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है, मतलब आप उल्टे पैर वापस जाइए 2 किलोमीटर पे, और आपको बायोमेंटर्स क्लासेस की बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। वैसे अभी तो हमारी कोई बिल्डिंग है नहीं, लेकिन भविष्य में जरूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बिल्डिंग के अंदर में हमारा ऑफिस है, ये जरूर सही बात है। ओके चलो, तो हम लोगों ने यहां पर बात करी, 2 किलोमीटर पे पहुंच गए, और ये यहां पर हंसते खेलते आए, एडमिशन लिया, बाकी की प्रोसेस आगे देखी जाएगी। क्या समझ में आया इस एग्जाम्पल से? समझ में सर इतना आया कि लगभग 10 मिनट का समय हो गया और 10 मिनट में हमने कुछ नहीं सीखा। मैंने बोला देखो समझने वाली बात तो धीरे धीरे आएगी, पहले कुछ एग्जाम्पल से हम लोग माहौल को बना लें कि भैया ये क्या चलने वाला है। ओके, हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिया, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, अच्छा, फोर्स के बारे में आप थोड़ा जानते हैं। फोर्स क्या है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है।
टू पुश और टू पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। बराबर है, इतना तो जानते हैं, इतना बेसिक तो जूनियर क्लासेस में पढ़ाया ही जाता है। तो मैंने बोला सही बात है, हमारे पास में एक ऐसा ब्लॉक है जिसको 20 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 20 क्योंकि वहां पे जगह कम थी तो मैंने 20 लिख दिया। ओके, अब हुआ ये कि हमारे पास में यदि इस ब्लॉक को सरकाना है तो कितने की जरूरत है, 20 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है। ओके, हमारे पास में दो दोस्त हैं जिनमें अभी दुश्मनी हो गई है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। अब दोनों से बोला गया कि भैया तुम दोनों मिलके इस ब्लॉक को सरकाओ, लेकिन ये जो दो दोस्त हैं या जो दुश्मन बन चुके हैं इनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 10 न्यूटन का ही फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सिंस इसमें इन दोनों में दुश्मनी है तो ये दोनों को एक टीचर ने ही काम दिया होगा ताकि ये दोनों वापस से दोस्त बन जाएं। अब दोस्ती थी कभी जमाने में, अभी हो गई दुश्मनी। बहुत सारे कारण होते हैं दुश्मनी के। सब्जी दोस्त ने बोला था यार मेरे लिए टमाटर ले आना, वो भूल गया रास्ते में टमाटर लाना, नहीं रहा याद, हो गई दुश्मनी। तो अब सिंस इन दोनों में दुश्मनी है तो एक जन जाके इधर खड़ा हो गया, एक जन जाके इधर खड़ा हो गया और ये दे धक्का यहां पे चालू किया। अब आप बताओ अपने कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए क्या ये ब्लॉक सरकेगा? बताओ कॉमन सेंस। And let me tell you one more thing about the common sense. Common sense is something which is not common. Common sense वो है जो कॉमन नहीं होता है, जो आमतौर पर नहीं पाया जाता है, वही कॉमन सेंस होता है। ओके, तो अब आप बताओ अपने कॉमन सेंस से कि क्या ये ब्लॉक सरकेगा। तो बताओ कितने लोगों के पास में भी कॉमन सेंस है और उनका आंसर यस आया है। कितने लोग हैं यस वाले? हाथ खड़ा करो फटाफट से। कई लोग सोच रहे हैं सर आप तो स्क्रीन के अंदर है, वहां से क्या दिखेगा? अरे मुझे सब दिख रहा है, तुम हाथ तो खड़ा करो, मैं पहचान जाऊंगा किसने हाथ खड़ा किया है, भले ही मुझे नाम याद नहीं है। ठीक है, चलो यस वाले कितने लोग हैं? सब लोग यस वाले हैं क्या? गलत बात है भैया, ये ब्लॉक नहीं सरकेगा, ये गलत बात है, ब्लॉक नहीं सरकेगा। तो इन दोनों ने सोचा देखो इनमें तो दुश्मनी है, ये तो अभी भी वही कर रहे हैं कि ब्लॉक नहीं सरका रहे, नहीं सरका पा रहे। तो इस भाई साहब ने बोला, एक नाम नहीं दिया ना मैंने, यहां पे नाम दे देता हूं, ये वाले भाई साहब है P, ये वाले भाई साहब है Q। तो Q ने बोला कुछ भी हो जाए मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। ये भाई साहब यहां पर चढ़ के बैठ गए। ये जो Q वाले भाई साहब हैं ये यहां से यहां पर चढ़ के बैठ गए और अब कोशिश कर रहे हैं कि ये सरक जाए। क्या इस वाली कंडीशन में ये ब्लॉक सरकेगा? तो कहानी का सारांश ये है कि इस वाली कंडीशन में भी ब्लॉक नहीं सरकेगा। तो उन्होंने सोचा अब एक काम करते हैं, दुश्मनी को भुलाया जाए, सर ने काम दिया है, यदि काम नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही तुम्हारा प्रोजेक्ट है कि भैया इसको सरकाना है और दोनों को ही सरकाना है, किसी की मदद नहीं लेनी है। तो इसने बोला यार पास होने की बात है, यहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं हम लोगों को, तो अब दुश्मनी भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दोस्ती कर लेते हैं और इस ब्लॉक को सरका देते हैं। तो अब बताओ इस वाली सिचुएशन में जब इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इस वाले ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और ये ब्लॉक यहां से सरक जाएगा कि नहीं सरकेगा? तो इस बार आपका आंसर आएगा यस सर जी, इस बार तो ये ब्लॉक डेफिनेटली सरकने ही वाला है। कई लोगों को ये जोक याद आ रहा होगा कि पेट्रोल पंप खोला है दो दोस्तों ने मिलकर सेकंड फ्लोर पे, या 4 दोस्तों ने मिलकर एक टैक्सी खरीदी है और उसमें चारों बैठ चुके हैं और चारों सवारी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे हंसने को आ गया यार, क्या करूं, मुझे जोक बताना नहीं आता ना अच्छे से, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो यहां से क्या बात समझ में आई आप लोगों को? देखो इस वाले एग्जाम्पल से कुछ ज्यादा समझ में आए या नहीं आए? इस वाले एग्जाम्पल से तो ऐसे लगा होगा सर टाइम पास हुआ, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल से स्टार ऐसे बनाते हैं, हाँ, इस वाले एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि भैया दिशा का बहुत महत्व है। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में दिशा का बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही इस एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आया होगा कि भैया दिशा होना बहुत जरूरी है। दिशाहीन मेहनत किसी काम की नहीं है। यदि आप लेके बैठ गए हो, अब मैं आपको बता दूं क्लियरली, यदि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप बैठ के जेईई एडवांस के सवाल लगा रहे हो, तो उससे आपकी नॉलेज भले ही बढ़ सकती है, लेकिन उसका वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। यदि आप बैठ के ऐसा कर रहे हो कि भैया आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप यूपीएससी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसका भी कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वो दिशाहीन मेहनत है।
पढ़ तो रहे हो, लेकिन उससे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी, लेकिन क्या उससे आपको सफलता मिलेगी? उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता के लिए जरूरी है कि आप बायोमेंटर्स पे पूरे लेक्चर्स देखें, बुकलेट्स को डाउनलोड करें, बुकलेट्स को प्रॉपरली यूज करें, रीड करें, और साथ में जो भी डीपीपी मिल रही है उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, टेस्ट ईमानदारी से दे, वो सारी चीजें जरूरी है। ठीक है, सो ये हम लोग बात कर रहे थे, कहां पहुंच गए? फिर से भटक गए ना अपने मुद्दे से। मुद्दे से देखो, यही वाली बात है, मुद्दे से भटके मतलब आपका काम तमाम। सो हम लोगों ने बोला कि भैया जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो है, एक को बोला जाता है स्केलर्स और दूसरे को बोला जाता है वेक्टर्स। अच्छा सर जी, ये स्केलर्स वेक्टर नाम तो सुनने में अच्छा लग रहा है। ये स्केलर्स का मतलब होता है अदिश और अदिश राशि। हिंदी में भी लिखते चल रहा हूं, थोड़ा बहुत लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, एक बार नाम बताना जरूरी था, इसलिए शायद मैंने पहले लिख दिया था क्या चैप्टर के ऊपर। अब छोड़ो यार, लिख भी दिया होगा तो क्या फर्क है, 10 सेकंड में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अदिश राशि और सदिश राशि, क्या मतलब है इनका, अदिश राशि और सदिश राशि? तो मैं आपका ध्यान वापस से इस पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ अट्रैक्ट करना चाहूंगा, जहां पर हमारी बात चल रही थी 2 किलो पोटैटोज की। बात समझ में आ रही है? सो यहां पर देखिए क्या होने वाला है। 2 किलो, जब मैं लिख रहा हूं 2 किलो पोटैटोज, तो ये पोटैटोज को तो भूल जाओ, स्पेलिंग क्या होती है यार, पोटैटोज, पोटैटोज। ओके, आलू ज्यादा आसान था। चलो, तो भैया ये 2 किलो को जरा ध्यान से देखिए। तो कई लोग बोल रहे हैं सर इस 2 किलो में क्या ध्यान से देखना, हमारा ध्यान तो आलूओं पे पूरी तरह से बना हुआ है कि कब आप छोड़ोगे और हम पकड़ेंगे। सो यहां पर ध्यान ये देना है सर जी, यहां पर दो चीजें हैं। क्या है? दो जो लिखा हुआ है वो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये किलोग्राम लिखा है वो है यूनिट। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरह से डिस्क्राइब है। यही तो आपने सिखाया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिखाया गया है कि भैया किसी भी फिजिकल राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए। दोनों चीजें मेरे पास में प्रेजेंट है, और मैं जानता हूं कि भैया सर जी यहां से हमें मास मिला है। सो क्या ये गलत है? तो मैंने बोला ये सही है, इसमें कहां गलती है? कोई गलती नहीं है। तो फिर अब आप क्यों गलत बोल रहे हो? सर आप है ना एक डिसाइड कर लो पहले, तो आपको हमें सही बोलना है कि गलत बोलना है। कभी सही कर देते हो, कभी गलत कर देते हो। हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन पैदा हो गया कि हम सही सीख रहे हैं कि गलत सीख रहे हैं। देखो, जो भी अभी तक आपने सीखा है वो सब कुछ सही है। क्या है ना कि हमारे पास में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देखो, मैंने यहां पर, किधर गया वो, ये वाला एग्जाम्पल, यहां पर डायरेक्शन के बिना सब कुछ अधूरा था। भैया किधर जाना है यदि नहीं बताया डायरेक्शन के बिना, तो आप तो गोल गोल चक्कर घूमते रह जाओगे। अरे बात समझ में आ रही है? वही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे इस वाले केस में भी ध्यान से देखिए, यदि डायरेक्शन नहीं है तो काम नहीं बनेगा। मतलब ये जो फोर्स होता है उसके लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है, और ये जो मास है इसके लिए डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। इसके कारण हम लोगों ने जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो दो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आई एम टॉकिंग अप टू आवर लेवल, हमारा जो लेवल है उसके हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज के दो ही टाइप हैं, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। कई लोगों के मन में आ गया होगा कि आगे चल के कोई और टाइप भी मिलेगा क्या, तो आगे की आगे देखेंगे, अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है। अभी की कहानी ये है, टें 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 टें, ये है 10 ओम का रजिस्टेंस, इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 10 ओम का रजिस्टेंस है, 10 ओम का प्रतिरोध है, 5 एम्पियर का करंट है। करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो? करंट आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हां या ना? तो भैया हां है। अच्छा, मैंने देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसको 5 एम्पियर से लिखा है, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या? अरे है या नहीं है? हाँ ना बोल दो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और ये है एम्पियर जो इसकी यूनिट है। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब हो गई? बिल्कुल हो गई। अब यहां पर एक और बात आ रही है, सर जी ये 5 एम्पियर लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है।
मतलब मैंने इस पॉइंट को नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी, तो इस समय जो करंट है वो है 5 एम्पियर लेफ्ट टू राइट, 5 एम्पियर लेफ्ट टू राइट, हाँ या ना? सो सही बात है सर जी। यदि ऐसा हो जाए कि मान के चलो मेरा करंट ऐसे होता 2 एम्पियर वाला, तो आप लिख देते थे 2 एम्पियर ऐसे हो गया। अरे सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। 5 एम्पियर है ए से बी और 2 एम्पियर है बी से ए। अरे है कि नहीं है? यस है। तो यहां से मुझे देख के बताओ, क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? सवाल पूछ रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। सही बताओ आंसर। करंट, ओके ऐसा नहीं करते, रुको देखो, ट्रू फॉल्स खेलते हैं। करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने स्टेटमेंट लिखा है। कितने लोग बोलते हैं ट्रू है, कितने लोग बोलते हैं फॉल्स है? बताओ। दो ही ऑप्शन है आपके पास चुनने के लिए, तीसरा ऑप्शन फिर मैं खुद ही हूं, मुझे ही चुनना पड़ेगा फिर आप लोगों को। फटाफट बताओ क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन तो हमेशा ही सही है, इसका आंसर नहीं करना है। अब आपको ए और बी बचे ऑप्शन के लिए, बोलो ए और बी, ट्रू की फॉल्स? कितने लोग बोलते हैं ट्रू है? करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट सदिश राशि है, सदिश राशि मतलब डायरेक्शन है, तो सब लोग बोल रहे होंगे ट्रू है, लेकिन इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको बता देता हूं कि याद रखना है, करंट इज अ टेंसर। ये एक नया नाम है जो सिर्फ यहीं पे आ रहा है, उसके बाद में इसकी जरूरत रेयरली कहीं पड़ेगी। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। ओके सर, कैसे पता लगा? तो उसका रीजन है जो मैं अभी आपके सामने बताता हूं, वो ये है कि भैया वेक्टर को जो डिफाइन किया गया है, वेक्टर को जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे अपने केस में 5 किलोग्राम था, 3 बराबर है, ओके। साथ में उनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगी। तो अब इसके बाद में स्टूडेंट के मन में सवाल आया, सर जी यहां पे क्या प्रॉब्लम थी? ये देखो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, सब कुछ तो है। मैं बोला एक चीज और यहां पर जरूरी है, वो ये है कि भैया वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी विच ओबे वेक्टर रूल्स या वेक्टर लॉज लिखो। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, सही बात, जिनके पास में डायरेक्शन होती है, सही बात, और इसके अलावा वो वेक्टर नियमों का पालन भी करे तो ही वेक्टर होता है, अदरवाइज वेक्टर नहीं होता है। तो लोगों के मन में आया, सर हम करंट में तो आपने हमें, करंट के टाइम पे तो आपने हमारा मजाक बना दिया, लेकिन हर बार हमें कैसे पता लगेगा? तो इसका आंसर ये है कि जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपके सामने एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि भैया ये पर्टिकुलर क्वांटिटी स्केलर है या ये पर्टिकुलर क्वांटिटी वेक्टर है। सो यहां से आपके दिमाग में ट्यूब जल जानी चाहिए कि वेक्टर के पास में 3 क्वालिटी होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन और एक वेक्टर नियमों का पालन उसे करना होगा। यदि वेक्टर नियमों का पालन नहीं कर रही है, कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है, तो कई लोग बोलेंगे सर वेक्टर के नियम आएंगे, तसल्ली तो रखो, आगे तो बढ़ने दो। सो जो क्वांटिटी वेक्टर के नियमों का पालन ना करे और ऊपर के 2 को फॉलो करे, तो वो टेंसर बन जाती है। वो क्या बन जाती है? टेंसर क्वांटिटी बन जाती है। टेंसर क्वांटिटीज आर लाइक 0 ऑर्डर वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा होता है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उसे वेक्टर में काउंट बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या वो स्केलर है? वो वैसे तो स्केलर भी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास में 2 ही ऑप्शन है, स्केलर और वेक्टर, तो आपको स्केलर को सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही? वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा भैया कौन सा ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
ओके, सो ये वाली कहानी हम लोगों को यहां तक समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि सर जी जिंदगी में डायरेक्शन का सीखना बहुत जरूरी है ना। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन डायरेक्शन को सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस वेक्टर को जो पढ़ रहे हैं, स्केलर्स को तो पढ़ना ही नहीं है। अब स्केलर तो क्लियर हो गया, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा होता है क्या 10 सेकेंड ईस्ट, ऐसा होता है? एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी आपसे बोला था 2 किलोग्राम पोटेटोज नॉर्थ, ऐसा होता था? नहीं होता था। सो ऐसे ही टाइम जो है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसी हैं? स्केलर हैं ये सब क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर में कौन सी आएंगी? अभी आपके सामने एक आया था डिस्प्लेसमेंट, फिर एक आएगा फोर्स। ये नाम ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम करके एक वर्ड आएगा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, इनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, और ये वेक्टर लॉज का पालन करते हैं। दे ओबे द वेक्टर लॉज और दे फॉलोज वेक्टर लॉज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी आप लोगों को बुकलेट में लिखे हुए मिल जाएंगे। अब यहां पर आगे बढ़ने पर हमारे पास में पॉइंट आता है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो हमारे पास में इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल, या फिर इसे हम लोग लिखते हैं सिंबॉलिकल, और दूसरा तरीका होता है ग्राफिकल। ठीक है, दूसरा तरीका होता है ग्राफिकल रूप से हम लोगों को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। सो मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। सबसे जो कॉमन तरीका है वो ये है, एक ऐसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, उसके ऊपर में ये एरो बना दिया, तो ये हो गया वेक्टर। या फिर कई बुक्स में क्या होता है, इसको एकदम से ऐसे बोल्ड लेटर में लिख दिया जाता है, ये भी वेक्टर है। मतलब हर बुक में ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा। कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पर इसके ऊपर में बार लिखा रहेगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा, बार लिखा रहेगा, तो वो भी वेक्टर है। और कई जगह पे क्या हुआ रहता है, चौथा तरीका मान लीजिए, इसको क्या कर देते हैं, डार्क और उस पे बार लगा देते हैं, डार्क करके बार लगा देते हैं। ऑल द फोर आर द रिप्रेजेंटेशन मेथड। सिंबॉलिकली हम लोग वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब ये वाली बात तो ऐसे हो गई, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली क्या करना है? ग्राफिकली करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है कि आप लोगों को ऐसे मान के चलो, आपको कोई ऐसे बनाना है, कैसे लिखा है, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसका मतलब डायरेक्शन सेंस जरूरी है, इसको भी हम लोग सीखेंगे अभी थोड़ी देर में डायरेक्शन सेंस को। लेकिन अभी के लिए देखो, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मान के चलिए, ये है आपके पास में कुछ इस तरह से, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। और आपसे बोला जाए कि 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो होगी 5 मीटर लंबी लाइन होगी, और इसकी डायरेक्शन का मुंह कर देंगे इधर में। अब यहां पर देखिए, ये एक वेक्टर है जिसकी ये क्या है, टेल है, और ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का टेल है। तो हमने क्या की, 5 मीटर लंबी लाइन कर दी, जिसका मुंह किधर बना दिया, हेड किधर की तरफ कर दिया, ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में कर दिया, ईस्ट डायरेक्शन में कर दिया। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मैंने यदि आपसे पूछा होता, मैंने ब्लू में लिया, चलो मैं हरे में लेता हूं, एक हरा रंग डालते हैं इसमें। मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा,
2 मीटर नॉर्थ। बोलो 2 मीटर नॉर्थ कैसे बनाओगे? तो आप अभी समझदार हो कि नॉर्थ ऊपर है, तो आपने क्या किया, एक 2 मीटर लंबी लाइन खींच दी, इस पे ये 2 मीटर लंबी लाइन हो गई मान के चलिए, और इसका मुंह ऊपर कर दिया, ये वेक्टर का टेल हो गया, ये वेक्टर का हेड हो गया, ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर दिया। ये तो क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो यहां पर देखिए, अब यदि मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकल, इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फिर? ये तो परेशानी का काम हो गया। क्या मतलब, मैंने आपसे पूछा इसी चीज को मैथमेटिकली बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? पहला था आपके पास में, ध्यान से दीजिए, 5 मीटर ईस्ट, तो आपने ऐसा कर दिया, 2 मीटर नॉर्थ, तो आपने ऐसा कर दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैथमेटिकल था, तो क्या मैं उसके ऊपर में ऐसा एरो खड़ा कर दूं? तो ये कहानी गलत है। ये कहानी क्या है? गलत है। ऐसा नहीं कर देना है कि वेक्टर लिख दिया और उसके ऊपर में एक एरो खड़ा कर दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आ रही है? मतलब यही तरीका है, लिखा ऐसे ही रहेगा, एरो राइट में ही रहेगा हमेशा। नंबर के ऊपर में जो, सॉरी, लेटर के ऊपर में जो एरो लगाया है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस लिख देंगे उसको कैसे कि भैया ए वेक्टर बराबर 2 मीटर, और ऐसे ही एरो बनाना पड़ेगा इधर में। लेकिन इसको, इस मुसीबत से बचने के लिए आगे चल के आपके पास में कुछ और चीजें आएंगी, तो उन्हें हम लोग वहीं पर चल के सीखेंगे। अभी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप तो कुछ एक टेंशन की बात कर रहे थे, कुछ डायरेक्शन सेंस की। मैंने बोला हाँ, डायरेक्शन सेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को बहुत ही काम की चीजें हैं। आज का लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर है, एकदम बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही है? क्या सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को? मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को डायरेक्शन सेंस आ जाए। ये डायरेक्शन सेंस क्या है? तो भैया देखो, जैसे मेरे सामने ये बोर्ड है, वैसे आपके सामने आपकी नोटबुक का पन्ना होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। उस नोटबुक के पन्ने में ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा मत बनाइए, ऐसे ऐसा सिस्टम बना लीजिए। बना लिया क्या? ओके। इसके अंदर में ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ। कई लोग बोलेंगे सर ये वाली बात तो हम जानते हैं। मैं जानता हूं आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये आपको चीजें बता रहा हूं, इसका कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर रहा होगा। यस और नो? सर वो तो तभी पता लगेगा जब आप कुछ बोलोगे, अभी तक तो आपने कुछ बोला ही नहीं है, तो हम कैसे मान लेंगे कुछ काम की चीज बता रहे हो? है, काम की है। सवालों में आपको बहुत जरूरत मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, इसके अंदर में जब मैं एंगल मेजरमेंट चालू करता हूं, तो आप जानते हैं ये ओरिजिन होता है, होता ही नहीं होता? देखो बीच में डॉट दिख गया होगा आप लोगों को, और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे एंगल मेजर करना चालू करते हो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे ही करते हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है, ये वाला इधर में 180 डिग्री होता है, ये वाला नीचे 270 डिग्री होता है, और घूम फिर के ये वापस से 360 डिग्री आता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है, यदि मेरे पास में कोई एंगल 30 डिग्री है, तो वो 30 डिग्री क्या है, इस 0 से 90 के बीच में होगा। बिल्कुल सही बात है सर जी, 0 से 90 के बीच में ही होने वाला है, इसमें तो कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा तो मैं बोला ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। हालांकि बोतल दूर रखता हूं, पर आज पास में रख ली है। अच्छा मैं आपसे बोलता हूं, आपको कोई तो भी वेक्टर यहां पर बनाना है, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको यहां पर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे ये जरा बता दीजिए। अब ये काम की चीज हट गई। ओके बताइए, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आपको ड्रॉ करना है, तो इसका इसको समझिए अब थोड़ा सा। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब क्या है? ईस्ट से नॉर्थ जाना है। मतलब जब कभी भी आपको लिखा हो ना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब यह है कि आप जाके पीछे वाले पे खड़े हो जाइए और इसकी तरफ मुंह कर लीजिए और इतना एंगल चल लीजिए। तो
मैं देखो यहां पर इधर मुंह करके खड़ा हो गया, अब मुझे यहां से किधर घूमना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, तो ऐसे जाना रहेगा, मतलब आप बोलोगे यहां पर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा बनेगा। ये ध्यान देखो, ये बहुत ही बेसिक बात है। कई यहां पर आपको हंसी जरूर आ रही होगी, सर बहुत ही बेसिक बात है, तो हम जानते हैं, आई नो दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस बेसिक थिंग्स, बट समहाउ मैं अपने कुछ हर एक स्टूडेंट का साथ लेके चलना चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा है प्रयास। ओके, तो इसके लिए चीज को मैं बता रहा हूं, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये सिंपल आ गया। ओके, चलो एक और एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं। मैंने बोला आप बताओ 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, बोलो क्या करेंगे? तो जो पीछे लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा है, उस पे जाके खड़े हो जाओ उधर में। तो आपने बोला सर जी ये खड़े कर लिए, अब क्या करें? इधर से आप घूमिए, कितना घूमना है? 60 डिग्री। किधर घूमना है? साउथ। तो साउथ तो नीचे है, मतलब यहां से आपको इस डायरेक्शन में घूमना है, तो आपने बना दिया, ये हो गया 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो क्या ये है 60 डिग्री? अब देखो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, 100 लिखा है मतलब साउथ ऑफ वेस्ट है, यहां पर नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखना होता तो मैं लिखता था क्या वाला? NOE, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी नहीं हो जाए। तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला 30 डिग्री 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, फटाफट करिए, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्या करेंगे? साउथ की तरफ खड़े हो गए और इधर से घूमना किधर है? ईस्ट की तरफ। तो यहां पर आपने बना दिया, ये वाला एंगल आएगा कितना? 40 डिग्री का। क्लियर है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने आपसे पूछ लिया होता, मान के चलो 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो क्या करते थे? तो नॉर्थ की तरफ खड़े कर लिए और यहां से घूमना है वेस्ट की तरफ, मतलब इधर, और कितना? 20 डिग्री। तो भैया ये घूम लिए आप 20 डिग्री पे, और ये आ जाएगा 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बताइए, क्या ये डायरेक्शन सेंस तो बहुत ही आसान है सर जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको एक चीज और सिखाता हूं। मान के चलो मैंने आपसे बोला 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो मैंने क्या लिखा है? 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है। ओके, तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या करूं? बताओ कहां पे खड़ा होऊंगा? तो पीछे वाले पे खड़े हो जाओगे आप। मैंने बोला ठीक है, तो आप पीछे वाले पे खड़े हो गए, ईस्ट पे। यहां से किधर चलना है? यहां से नॉर्थ की तरफ चलना है 45 डिग्री पे। तो आपने बना दिया, ये मान लीजिए ये 45 डिग्री। आई नो दैट वो 45 से ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि 30 वाला ही काफी बड़ा हो गया, तो इसके कारण वो भी बड़ा हो गया। तो ठीक है, तो बताओ क्या ये 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं लगे हाथों। कई लोग बोलेंगे सर आप भी खाली हम भी खाली, खाली खाली क्या करें, कुछ कर ही लेते हैं। मैंने बोला 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अब ये वाला बनाओ 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो क्या करोगे बताओ? 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ के लिए आप इधर में खड़े हो गए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहां से आपको किधर घूमना है? ईस्ट की तरफ। तो आपने यहां से घूमे इधर में, और कितना घूमना है? 45। लेकिन उससे पहले एक काम कर देता हूं, देखो ये आपको ब्लैक वाला एंगल लिख देता हूं, 45 डिग्री है, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो अब यहां से देखिए क्या, यहां से आप इधर आओगे 45 डिग्री पर आओगे या नहीं आओगे? शायद कलर थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट हो गया, थोड़ा इसको कर लेते हैं डार्क। तो देखो ये क्या, आप इधर से इधर में 45 डिग्री चलोगे। मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो देखिए ये वाला 45 और ये वाला 45 मिला के क्या ये 90 बराबर आ गया? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री वाला बराबर बीचों बीच में है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि बराबर बीचों बीच में है, मतलब ये वाली जो लाइन है, क्या ये इसी के ऊपर में ड्रॉ हो रही है? इसका मतलब सही बात है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, चाहे उधर से आओ चाहे इधर से आओ, और दोनों का एंगल भी सेम है। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को रिमूव कर लेते हैं और इसे डायरेक्टली लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या लिख देते हैं? नॉर्थ ईस्ट। मतलब
आगे यदि मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो नॉर्थ ईस्ट यदि मेरे पास में लिखा है, इसका मतलब है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या फिर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों का मतलब एक ही है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने लिखा साउथ ईस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट या फिर, अच्छा इसको बनाते भी चलो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला इधर बनेगा। अच्छा, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब इसका मुंह ऐसे आएगा क्या, देखो ठीक है। अच्छा, अगला वाला बना दो फटाफट से। मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब ये है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब क्या ये इधर बनेगा। देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट, ये चीजें जरूरी हैं। लास्ट में जब आगे चल के मोशन इन अ प्लेन के अंदर में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी। और एक और रह गया, वो रह गया साउथ वेस्ट, इसका मतलब ये है यू आर टॉकिंग अबाउट 55 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या फिर 45 डिग्री। मैंने कुछ गलत नंबर तो नहीं बोला था ना अभी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने 50 बोला था, आई डोंट नो, बट लिख तो सही रहा हूं 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब इसका जो एरो बनेगा वो इस साइड में होगा। तो देखो ये सारे बन गए। अब इन सारों को यदि उठा के एक साथ जोड़ दिया जाए तो देखो यहां पर यदि मैं जोड़ देता हूं तो ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ऐसा बनते हुए नजर आ रहा होगा। क्या बहुत ही आसान आसान सी चीजें हम लोगों ने आज सीखी हैं। बिल्कुल सर जी, बहुत ही आसान आसान सी चीजें हम लोगों ने यहां पर सीखी हैं। ओके, और कुछ बताना रह गया क्या मेरा इसमें? और तो मुझे नहीं लगता है कुछ बताना रह गया होगा। सो एट द लास्ट आप इसको ये तो सीख गए। अब दूसरी चीज और देख लेते हैं, मैं इसके अंदर में बता देता हूं, वो ये है, सारी चीजें डायग्राम से ही समझ में आएंगी। मैंने अभी आपको बोला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, इसको एनी मत लिख देना, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट वो कुछ नहीं होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता है, वो ओ होता है, कई बार है ना वो डॉट बन जाता है, क्योंकि नोट्स जहां पर प्रिंट होते हैं टीचर भले लिख के वो नीचे छोटा सा वो देता है, लेकिन कई बार उसको लगता है टाइपिस्ट वाले को डॉट ही है, नहीं जाता है ध्यान, तो ऐसा हो जाता है। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फटाफट इसको ड्रॉ करिए, फटाफट बनाइए। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे बनाएंगे? फटाफट बनाइए, आपको बनाना है। मैं यहाँ पे बैक करके खड़ा हूं, मतलब मैं बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बनाइए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो क्या यहां पर ये 30 डिग्री आएगा? बिल्कुल सही बात है। और क्या ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो चुका है? क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, पीछे वाले पे खड़े हो जाओ और यहां से इधर में देखो, तो पीछे वाले पे खड़े हो गए ईस्ट की तरफ मुंह करके, यहां से इधर 30 डिग्री घूमे तो आप यहां पर पहुंच गए। अब इसका ही दूसरा आंसर, कई बार क्या होता है ना ऑप्शंस में ये वाला आंसर नहीं होता है, ओ मतलब इसका दूसरा भी हो सकता है। कैसे, मैं उसको समझाता हूं आपको फटाफट से। मान के चलो यदि आप इधर में मुंह करके खड़े होते, यहां पर मुंह करके ऐसे खड़े होते, तो बताओ यहां से कितना घूमने पर इसी जगह पर आ जाओगे? सोचो, बताओ फटाफट से, कितना घूमने पर? तो आप बोलोगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, मैं जानता हूं कि ये पूरा वाला एंगल 90 है, इसमें से 30 घूम के आया था, तो 30 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 60 डिग्री मिल जाएगा। मतलब यदि मैं इधर से 60 डिग्री घूमता हूं तो वापस उसी प्लेस पर, उसी लाइन पर वापस आ जाऊंगा। 60 डिग्री इधर से घूम के आता हूं तो मैं सेम उसी जगह पे आ जाऊंगा। मतलब ये है कि भैया ये जो चीज होती है, मतलब मैंने बोला थीटा डिग्री ए ऑफ बी यदि ऐसे लिखा है तो ये इक्विवेलेंट होता है 90 माइनस थीटा बी ऑफ ए। इस बात को ध्यान में रखिए, यहां पर अब आपको नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ इतना ही एडिशन करना है। ये दोनों चीजें आपस में क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। थीटा डिग्री ए ऑफ बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी ऑफ ए। तो एग्जाम्पल में समझिए फटाफट से। एग्जाम्पल में लिखा था आपके पास में 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लिखा था क्या? बिल्कुल सही है।
अब देखिए मैंने इसको लिखा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, 60 डिग्री। बी ऑफ ए मतलब उल्टा लिख दीजिए, तो आपने लिखा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या सही है क्या, देख लीजिए। यहां से आप वही तो बोल रहे थे 60 डिग्री चले नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो क्या ये सही मिल रहा है मुझे? ऐसा होगा बहुत बार, आप ये वाला आंसर एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर वाला, लेकिन दिया हुआ रहेगा नीचे वाला और उसमें एक नन ऑफ दीज लिखा रहेगा और आप उसे टिक करके आ जाओगे। या कई बार ऐसा भी हो सकता है नन ऑफ दीज ना लिखा हुआ मिले और आप बोलोगे आंसर दिया ही नहीं है ऑप्शन में और हमने टिक ही नहीं किया, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखो ये बहुत ही बेसिक बुनियादी बातें मैं यहां पर आपके साथ में कर रहा हूं। पहला लेक्चर हमेशा बेसिक बातों पे ही निकलता है, बुनियादी चीजें। और मैं आपको बता दूं वेक्टर में अभी बहुत सारी बुनियादी चीजें आपका सीखना बाकी है। मतलब वेक्टर्स के जो टाइप होते हैं, आज तो हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन सेंस सीखा है। भैया वेक्टर के बारे में बस इतना जाना है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और साथ ही साथ में वो वेक्टर लॉज को ओबे करती है। अब ये वेक्टर लॉज क्या है वो तो आगे की बात है, मतलब सोचिए हम लोग कितनी आगे की बातें अभी और करना बाकी हैं। सो मुझे लगता है कि जहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगभग बुकलेट के अंदर का एक पेज हम लोगों ने कवर किया है, फर्स्ट पेज, और उतना मुझे लगता है सफिशिएंट है आज के पहले लेक्चर के लिए। और वैसे भी हमारी समय सीमा भी जो है वो बढ़ती जा रही है, ऑलरेडी 45 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, जो कि हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 45 टू 50 मिनट्स के अंदर में हम लोगों को पहला लेक्चर, पहला मतलब ऑलमोस्ट सारे लेक्चर उसी ड्यूरेशन के रखे गए हैं। सो वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। सो आने वाले लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर लॉज वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर के लिए बेटा हम लोगों को यहां पर रुकना होगा। सो यदि किसी को इस लेक्चर में कुछ परेशानी हुई हो तो एक बार वापस से इस लेक्चर को रिवाइंड करके देखें, एक बार वापस से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। एक बार बुकलेट को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुकलेट पढ़ने से आपको जो चीजें मैंने बोली हैं यहां पर वो रिटर्न फॉर्म में मिलेंगी, और वो रिटर्न फॉर्म में मिलेंगी तो उसका आपको फायदा जरूर होगा। अब देखो ऐसा नहीं है, आप यदि जाके सोचो कि वो आलू वाला एग्जाम्पल आप बुकलेट में जाके ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो जाहिर सी बात है। बुकलेट एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी जाती है, उसमें हम लोग ऐसी देसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि करेंगे तो वो ज़्यादा फनी लगेगा और सब लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मजाक भी नहीं बनना है हम लोगों को और चीज़ों को सीखना भी है। तो लेक्चर में हम जो चाहे बातें कर सकते हैं, लेकिन बुकलेट के अंदर नहीं डाल सकते हैं। क्लियर है? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।